हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलजेकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। लगभग 7 मार्क्स का आने वाला है आपके लिए। और इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन बिलियन। तो बिलियन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको परीक्षा 2023 में बिलियन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। हमने कुछ थोड़ा सा अपना अप्रोच दिखाया है, और अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि बिलियन में सारे क्वेश्चंस यहीं से मैच कर जाएं इस ईयर के पेपर में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी लिखना है। छोटा छोटा टिप्पणी लिखना है। किस पर लिखना है? पहले मोल प्रभास पर लिखना है, फिर मोलरता पर, मोललता पर, नॉर्मलता पर, और ग्राम प्रति लीटर सांद्रण देख लीजिएगा, उसको भी ग्राम प्रति लीटर सांद्रण। तो मोलरता, मोल प्रभास, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सब बहुत छोटे छोटे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इसको आप पढ़े होंगे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मोल प्रभास क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, और ग्राम प्रति लीटर सांद्रण क्या होता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हेनरी का नियम क्या है तथा इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो इसमें आपको हेनरी के नियम के बारे में लिख देना है और उसका कुछ उपयोग लिख देना है। हेनरी का नियम क्या है, उसका कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिख देना है। फिर उसके बाद है परासरण तथा प्रति परासरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो परासरण की प्रक्रिया और प्रति परासरण की प्रक्रिया दोनों पढ़ाया गया होगा आपको, उसको लिख दीजिएगा, परासरण और प्रति। लेकिन जो भी क्वेश्चंस लिखिएगा, अगर नंबर के हिसाब से लिखिएगा, जैसे ज्यादा मार्क्स में दिया रहेगा तो आप प्रयास करिएगा फिगर बना बना के समझाने का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जैसे देंगे, अगर कम मार्क्स का है तो उसमें कम कंटेंट डालिए, और अगर ज्यादा मार्क्स का है तो उसके हिसाब से पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट पॉइंट बना के उसका फिगर, फिर पॉइंट पॉइंट कुछ लिख दीजिए, हो जाएगा। फिर उसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको जितने भी बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, सभी अणुसंख्य गुणधर्म को अच्छे से पढ़ लेना है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन। सबसे पहला वाष्प दाब का अवनमन पढ़े होंगे आपने, राउल्ट का नियम पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा वाष्प दाब का अवनमन। फिर उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, फिर क्वथनांक का हिमांक का अवनमन, फिर उसके बाद आपका परासरण दाब। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार आए हैं, या तो न्यूमेरिकल्स आते हैं या तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल तो बहुत बार ही आए हैं। फिर उसके बाद बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, ये तो पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस चैप्टर में है, बिलियन के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। हालांकि मैं फार्मूला लिख के अभी सवाल भी आपको कुछ करा दे रहा हूं, क्योंकि कुछ जितना भी क्वेश्चन करेंगे वही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इतने क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर हैं तो बिलियन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो मैक्सिमम बन जाएंगे। देख लीजिएगा, आप क्या करिए कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपके पास जो भी नोट्स हो, बुक हो, उसी से पढ़ लीजिएगा। किसी तरह आपका इस समय का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिर अब इस चैप्टर में जो अच्छा न्यूमेरिकल्स आ सकता है या जो न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, हम लोग कुछ उस न्यूमेरिकल्स को देख लें। क्योंकि आप, मेरा काम है इस समय, ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन बस इस समय बस केवल मैं एक तरह से गेस कर दिया गया है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और भी क्वेश्चंस हैं, बट इसमें से बहुत, मतलब मिनिमम आपको इतने तैयार रखने ही रखने हैं। फिर और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो इधर उधर से और भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कम से कम आपको इतने क्वेश्चंस आने चाहिए, अपने माइंड में किसी तरह से फिट कर लीजिएगा। जो आपको पढ़ाया लिखाया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने टीचर से डिस्कस करिए, उनको बार बार कहिए कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, उनसे डिस्कस कर लीजिए, किसी भी तरह से सीख जाइए। तो अब हम लोग चल रहे हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल करने से पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, कुछ फार्मूले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट में एक आदर्श एवं अनादर्श बिलियन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और जब भी ये आता है तो इसका अच्छे से फिगर, आदर्श और अनादर्श का अच्छे से फिगर बना के, दोनों कंडीशन का फिगर बना के समझाइएगा, वर्णन करिएगा, पूरा फुल मार्क मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या इतने क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। और 30% काट के बताया गया है, मतलब इस ईयर में 30% यूपी बोर्ड के बेस पर
इस ईयर में 30% काट दिया गया है। तो 30% काट के मैं बताया हूँ, उसमें से 1/2 भी है, 1/2 जो फैक्टर है वो भी कट गया है, तो उसका मैं क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ, 6% W/W यूरिया के बिलियन में जल एवं यूरिया का मोल प्रभाज आपको बताना है। जल और यूरिया का मोल प्रभाज बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शंस के बारे में बताना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोल फ्रैक्शंस होता क्या है। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है ना, कोई भी आपके पास विलयन है, तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं ना, विलेय और विलायक दोनों होते हैं। ये है, मान लीजिए कि ये कोई विलेय है और कोई विलायक। विलेय क्या होता है जनरली, विलायक। विलेय मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तो बनता है का सॉल्यूशन। तो विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम हो या विलयन में जो मूल रूप में नजर न आए, या विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक हो या विलयन में जो मूल रूप में नजर आए। और भी इसके डिफिनेशंस होते हैं, बट इतना से काम आपका चल जाएगा। तो विलयन अगर है, कोई भी विलयन है, तो विलयन में दोनों लोग जरूर रहेंगे, विलेय भी रहेंगे और विलायक भी रहेंगे। तो मोल प्रभाज अगर हमको निकालना है तो हमको पता नहीं है कि विलेय कितना मोल है, तो विलेय का मैं मोल ले लिया कि N1 मोल विलेय है, और जो विलायक है वो N2 मोल विलायक है। तो विलयन में कुल विलेय और विलायक के कितने मोल हो गए, विलेय और विलायक के हो गए N1 और N2, मतलब दोनों के मोलों का योग। ये है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब आप सोचेंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार। कोई भी पदार्थ है, कोई भी सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसका हमको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो पहले ये देखना होगा कि उसका कितना वेट दिया है, गिवन वेट अपन उसका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी उसका अणु भार होगा या परमाणु भार होगा, जो भी होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोलों की संख्या निकल जाएगा। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन बेसिकली बताता क्या है, ये बताता है कि कोई विलयन है तो उसमें विलेय या विलायक का कितना भाग पार्टिसिपेट किया गया है, विलेय का कितना भाग पूरे विलयन में है और पूरे विलयन की तुलना में विलायक का कितना भाग पार्टिसिपेट किया गया है, ये बताता है बेसिकली से मोल फ्रैक्शन। मतलब एक प्रकार का अंशदान बताता है कि कितना पार्ट विलेय का, इसमें विलेय का कितना रोल है और विलायक का कितना रोल है, ये बताता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जनरली काई से या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं वन को मैं विलेय माना हूं, तो x1 लिखने का मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो जिसका भी मोल प्रभाज हमको निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल को अंश में रख दीजिएगा और होल अपान विलयन में जितने भी लोग हैं सबका नंबर ऑफ मोल्स। तो विलयन में दो ही है, विलेय और विलायक, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद विलायक का हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो जिसका मैं बोला अभी कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को अंश में रख दीजिएगा बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या ये हो गया N2 बटे कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा N1 प्लस N2। अब आप देखिए ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज, ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज, और विलेय और विलायक को आप पहले से ही जानते हैं। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 या chi1 प्लस chi2 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, दोनों को अगर ऐड किया तो n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n2 अपान n1 प्लस n2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1, मतलब विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी विलयन में विलेय या विलायक का मोल प्रभाज आपको निकालना है तो उसका आंसर हमेशा 1 से कम आने वाला है। मतलब अगर आपको यह पता चल जाए कि विलेय का मोल प्रभाज कितना है तो 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा इस इक्वेशन से। तो आंसर याद रखिएगा, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये विलेय का भी मोल है, ऊपर नीचे भी विलयन का मोल है, दोनों का रेशियो है, कट गया है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। देयर आर नो एनी यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा। तो ये हो गया छोटा सा ओवरव्यू मोल प्रभाज के बारे में। बाकी आपको क्लास में मोल प्रभाज के बारे में एकदम डीप में बताया गया होगा, डजंट मैटर। तो यहां पर हमको ये सॉल्व करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर यूरिया हर बार दे, कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है। हो सकता है कि यहां पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे दे, या हो सकता है किसी भी चीज का सॉल्यूशन दे सकता है। तो जिस चीज का सॉल्यूशन देगा ना
उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट चलो ठीक है, पेपर में अगर फार्मूला दे दिया है तो ठीक है, नहीं अगर पेपर में फार्मूला नहीं दिया है तो फिर आप फंस जाएंगे। तो प्रयास करते हैं, हम मान लेते हैं कि आपको यूरिया का फार्मूला कम से कम आ रहा है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए कैसे निकाला जाता है, आप समझ गए कि मोल प्रभास कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो मैं क्या कर लिया, ये पहले जो लिखा है ना 6% W/W यूरिया बिलियन, इसका मतलब भी निकलना चाहिए आपको, इसका सेंस आपको आना चाहिए। इसका सेंस ये है कि कोई यूरिया का सॉल्यूशन है, जैसे ये यूरिया का सॉल्यूशन है, एक प्रकार का ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में यूरिया के कुछ पार्टिकल रहे होंगे और वाटर रहा होगा, जल रहा होगा, क्योंकि जल जो होता है बहुत अच्छा विलायक है मान लीजिए। तो इसमें यूरिया है, यूरिया का सूत्र क्या होता है भाई, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2CO है ना। पोलर प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है। सबसे पहले कौन बनाया था, वोलर साहब बनाए थे। इसको गर्म करके अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था। तो याद रखिए, इसलिए जैव शक्ति सिद्धांत जो है विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, तो वो बात की बात है। तो यूरिया का जो फार्मूला है ये है, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में ये यूरिया का क्या है, विलयन है। तो विलयन में भैया दो लोग होंगे, कौन होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। तो मैं विलेय, इसमें कौन दिखेगा आपको, तो यूरिया तो नहीं दिखेगा ना क्योंकि घुल गया है, कौन दिखेगा, जल दिखेगा। तो जल कितना है, यूरिया कितना है, वो ये बताता है। तो 6% का मतलब कि अगर मैं W/W दिया है तो ग्राम से अगर तुलना करूं, जनरली ग्राम से ही तुलना करते हैं, तो अगर मैं ग्राम से तुलना करूं तो 6 ग्राम यूरिया है, मतलब विलेय कितना है 6 ग्राम, तो मतलब ये हो गया यूरिया का द्रव्यमान, ये हो गया वेट ऑफ यूरिया। ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ यू से यूरिया समझिएगा, और यहां से वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ W मतलब गिवन वेट। तो पूरा परसेंटेज वाला क्वेश्चन में आप 100 मान के चलिएगा, तो 100 ग्राम में से 6 ग्राम जब यूरिया हो गया तो कितना बचा, 100 में से 6 घटा दीजिए, बच गया 94 ग्राम। तो 94 ग्राम कौन है, वाटर है, मतलब जल है। अब देखिए आपको इस परसेंटेज से पहले पता चल गया पदार्थ का दिया गया भार, और दूसरा चीज आपको ये आना चाहिए कि चलो भाई यूरिया का तो फार्मूला पता चल गया, तो जल का तो फार्मूला दुनिया को पता है। जल के एक अणु का सूत्र क्या होता है, H2O, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ये भी आप निकाल लीजिएगा, मतलब अणु भार इसका निकाल लीजिएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60, चेक कर लीजिएगा, बहुत इजी है निकालना। और यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 ग्राम प्रति मोल, रहने दीजिए। तो कहने का मतलब आपको यम पता है और आपको गिवन वेट पता है, तो दोनों पता है, तो मोलों की संख्या निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि मोल प्रभास तभी फाइंड होगा, मोल प्रभास तभी आपको निकालने आएगा जब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या निकालने आएगा। तो मोलों की संख्या निकालने तब आएगा जब उसका गिवन वेट, मतलब जो पदार्थ का भार है वो आपको पता चले कि कितना दिया है, और अणु भार तो अगर फार्मूला आपको पता है तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं एकदम आराम से, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करें, दोनों का हम चलिए मोल प्रभास पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पर ले लिया कि एक तरह से सॉल्यूशन का ही पार्ट है, एक तरह से सॉल्व भी हो रहा है। तो मैं अगर लिखूं यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। तो यूरिया का अगर मैं मोल लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भैया, यूरिया का दिया गया भार, यूरिया का दिया गया भार बटे यूरिया का अणु भार, अणु भार को जनरली यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूरिया का दिया गया भार, कितना भार दिया है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम और कुल के बटे कितना है, कितना है सर यूरिया का 60। वाओ, तो ये कट जाएगा, ये हो गया 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मोल, क्योंकि ग्राम प्रति मोल में होता है ना, ये ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। तो अब इतना मोल मतलब 0.1 मोल क्या है, यूरिया है, 0.1 मोल समझिएगा ये है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे NU निकाल लिया वैसे ही NW भी निकाल लो ना। NW का मतलब क्या है, N का मतलब है मोलों की संख्या, W से हो गया वाटर, वाटर मतलब जल, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या जैसे ये फार्मूला बनाए हैं, जल का दिया गया भार बटे जल का अणु भार, वाटर। तो वाटर का दिया गया भार कितना है सर 94। ओके, 94 में भागा दे दीजिए कितना है
H2O 18, 18 5 90, 18 5 90, 18 गुना के 36। चलिए 5.2 अप्रोक्सीमेट मान लिया कि दिस इज 5.2 मोल। ओके, तो अब देखिए दोनों मोल हमको पता चल गया। तो जब दोनों मोल पता चल गया तो अब मोल प्रभाज निकालना बहुत इजी हो गया। कैसे? आराम से मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए किसी का भी मोल प्रभाज निकालना है, जनरली मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से या काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली एक्स ही लगा लीजिए, क्योंकि काई कुछ लोग को पता ही नहीं होगा कि काई भी होता है, तो जनरली एक्स से काम चलाते हैं। तो मोल प्रभाज एक्स, अब किसका निकालना है? यूरिया का निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को कहां रखना है? अंश में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको आ रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से आगे करके दूसरे क्वेश्चन पर चलिए। आप वेट मत करिए, सीखना है, जिसको नहीं आ रहा वो देखे। तो यहां पर यूरिया का मोल प्रभाज हमको निकालना है। तो XU इज इक्वल टू क्या कर दिया सर? जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को अंश में रखिए, मतलब NU अब बटे कुल मोल जितना है, दोनों मोलवा को जोड़ दीजिए, NU प्लस NW। तो देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इसकी वैल्यू लिख दिया। इसकी वैल्यू कितना है सर? 0.1 होल अपान, दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 प्लस 10 है, 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 0.5 सॉरी 5.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपका हो गया 0.1 होल अपान, नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर चला जा रहा हूं या इसी के आगे बढ़ जा रहा हूं। 0.1 होल अपान दिस इज 5.3। इसको आप लिख सकते हैं 1/53। 1 में 53 का भागा देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 0.02। चलिए मान लेते हैं कि 0.02 आया। इसका कोई यूनिट नहीं है, मत लिखिएगा, यूनिट लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद एक आंसर तो ये हो गया, मतलब मोल प्रभाज यूरिया कितना आ गया? 0.02। ठीक, 0.02 आ गया, ये यूरिया का मोल प्रभाज हो गया। अब आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है तो मत निकालिए, इसके तरह से मत करिए भाई, फार्मूला यूज कर लीजिए ना। फार्मूला किस दिन के लिए बनाया गया है? मतलब मोल प्रभाज यूरिया का प्लस मोल प्रभाज किसका? वाटर का, इसका योग कितना होगा? 1 के बराबर। मैं अभी बताया कि दोनों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है, विलेय और विलायक के। तो यहां पर किसका निकाले सर? यूरिया का निकाल लिए हैं। तो यूरिया का 0.02 जब हो गया तो यहां से वाटर का नहीं निकल जाएगा, वाटर का इसको इधर भेजिए, जा भैया जा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.02, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0.98 आ गया मोल प्रभाज किसका? वाटर का। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से अच्छे से आप करिएगा, सीरियल से करना, पैटर्न बना के करना, प्रयास करना कि फिगर से तो मैं समझाया हूं, अगर आपको आ रहा है तो और अच्छी बात है। अगर ये सब जिसको आ रहा है वीडियो को जल्दी से फॉरवर्ड कर दो या आगे करके दूसरा क्वेश्चन करते, क्योंकि हम इस वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने और वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसके आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। सो राइट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो एकदम सिंपल, ये एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये पहचानना होगा कि कौन विलेय है कौन विलायक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ना 22 ग्राम बेंजीन घुली है, तो जो घुल गया है वो विलेय हो गया, जो घोल दिया वो विलायक। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक होता है विलयन में। तो एकदम सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ रहा है। मतलब हमारे पास कितना है? हमारे पास 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी जो मात्रा है दी है CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 की जो मात्रा है वो 122 ग्राम है। ओके, और इसमें जो घोला गया है वो है बेंजीन। ये है बेंजीन की जो क्वांटिटी है वो कितना है सर? बेंजीन की मात्रा है 22 ग्राम। 22 ग्राम ये, हाँ ओके, 22 ग्राम है। तो हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, किसका द्रव्यमान प्रतिशत? बेंजीन एवं दोनों का निकालना है। ओके, दोनों का, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत वाला फार्मूला आपको लगाना है, आपको सिखाया गया होगा फार्मूला, W/W प्रतिशत सांद्रण,
W/W प्रेशर सांद्रण बराबर ये होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा, तो इसमें कौन विलेय है जिसकी मात्रा कम हो मैं बता दिया, तो विलेय की मात्रा ग्राम में, तो ये हो गया 22, लिखने वाला नहीं हो मतलब फार्मूला आप समझ जाइएगा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेयन की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेयन की मात्रा ग्राम में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज में निकल जाता है, मतलब 22 अपान, अब विलायक मत कर लीजिएगा, यहाँ 122 नहीं लिख देना है, विलेयन करना है, तो विलेयन बराबर क्या हो जाएगा, विलायक प्लस विलेय। कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पे 122 लिख देंगे, हो जाता है गलत। क्यों 122 लिखेंगे सर, ये विलायक थोड़ी है, ये विलेयन नहीं, नीचे विलेयन, ऊपर विलेय नीचे विलेयन, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट करके देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 15.7, और ये W/W हो गया, मतलब जब भी दिया रहेगा, ये परसेंटेज में आ गया, और जब भी ये क्वेश्चन दिया रहे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें दिया ही था ना 6% W/W, तो इसका मतलब हो गया 57.7 W/W। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम है, 100 ग्राम का अगर सोल्यूशन है तो उसमें 15.7 ग्राम मतलब 15.7 ग्राम कौन है, आपका बेंजीन है, और उसके बाद जितना, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और दूसरा निकालने का तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसका निकल जाएगा, ये किसका निकला है, बेंजीन का निकला है ना, बेंजीन का, तो आपको निकालना है CCl4 का, तो देखिए एकदम इजी से निकल जाएगा, CCl4 का W/W प्रतिशत सांद्रण बराबर क्या हो जाएगा 100 में से, क्योंकि परसेंटेज 100 ही होता है ना सर, 100 में से 15.7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया 84.3, ओके 84.3, ये 15.7 नहीं आएगा, 50.3 आएगा, तो ये हो जाएगा 15.3, तो 100.84.7%, ये हो गया आंसर। दोनों आंसर एकदम सही है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना, मैं तो ऐसे ही कर ले रहा हूँ क्योंकि कराते कराते याद हो गए हैं कुछ कैलकुलेशंस। तो ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा से अपर लेवल क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं, तो अगर इस लेवल का भी क्वेश्चन आ रहा है तो देख लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बहुत हार्ड भी है, ये भी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको सभी लोग देखे भी होंगे, जाने भी होंगे, जानते भी होंगे, बट इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। शुद्ध जल या अशुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया रहेगा, तो अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, मोलरता हम कैसे ज्ञात करें, तो मोलरता आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया है, कम से कम जल तो दिया है, H2O तो जानते हैं, क्योंकि जल का जो फार्मूला है वो H2O होता है, जल के एक अणु का सूत्र। ओके डन, ये आपको पता हो गया, तो इसका तुरंत निकाल लीजिए क्या, अणु भार, इसका अणु भार 18 हो गया, मतलब 18 होता है ग्राम पर मोल। ओके डन। अब मोलरता पूछा है सर, तो मोलरता का आपको फार्मूला आना चाहिए ना, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल है सर, क्या पढ़ा रहे हैं आज, मोलरता बराबर, अभी आ रहे हैं हार्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अभी तो इजी इजी चल रहा है। मोलरता बराबर मोलों की संख्या, जो भी जिस पदार्थ का निकालना उसी पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम बट इन लीटर, मोलों की संख्या बटे आयतन, विलेयन का आयतन लीटर में, विलेयन का आयतन, आयतन किसमें होना चाहिए सर, लीटर में होना चाहिए। ओ, इसका मतलब मोलों की संख्या और विलेयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, मतलब ये तो दिया ही नहीं कितने लीटर में निकालना, जब क्वेश्चन में ना दे तो 1 लीटर ही मान लीजिएगा, तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान जो होता है ना भैया, 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है, जो वेट होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट 1000 ग्राम, मान सकते हैं, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो गलत आंसर आएगा, और क्या। तो मान लिया कि 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1000, तो आपको पदार्थ का दिया गया भार पता है। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ मोल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना मैथमेटिकल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल टू द वॉल्यूम इन लीटर, ये भी लिख सकते हैं, इन लीटर लिख दीजिए सर, कि क्या लिख दिए, इन लीटर, समझ जाइएगा, समझदार तो ऐसे भी आप है। तो नंबर ऑफ मोल, मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो पता ही नहीं है भैया, 1 लीटर माना हूं, तो वॉल्यूम 1 लीटर है। ओके डन। तो आपको क्या करना है, W कहां दिया है, ये है 1000, 1000 में आपको डिवाइड कर देना है, अणु भार कितना है 18, इससे डिवाइड करके देख लीजिएगा आएगा कितना
55.56 यही आएगा, 55.55 आता है तो 56 मान लीजिएगा, बट इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। दिस इज टू सिंपल क्वेश्चन, मोलारिटी इज इक्वल टू 55.56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको या देख लीजिएगा, इजी है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक नए लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप ये भी जानते होंगे, परासरण दाब अगर पढ़ा होगा तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3% W/V यूरिया विलयन का परासरण दाब क्या होगा। और विलयन स्थिरांक मतलब एक तरह से गैस कांस्टेंट ही होता है, तो विलयन स्थिरांक की वैल्यू दी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं पहले ही बोला था, लास्ट नोट में मैं बोला था आपसे कि आपको विलयन के फार्मूले लर्न होने चाहिए। अगर विलयन के फार्मूले लर्न नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा, और क्या है। तो देखिए मुझे क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मुझे फार्मूला पता है, आप तो झूठ बोल रहे हैं, पहले ही से सब पढ़े होंगे कोई बात नहीं, ऐसी बात भी नहीं। तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, तो जो हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं उसमें केल्विन में टेम्परेचर, क्योंकि ताप का जो यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट, वो केल्विन होता है। तो टी डिग्री सेल्सियस दिया है सर, टी डिग्री सेल्सियस दिया है, कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 में ऐड कर देना, 27 कितना हो जाएगा सर, 300 केल्विन। ओ यही करना था, बस यही नहीं करना था, और भी करना है। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको परासरण दाब का फार्मूला लगाना है। परासरण दाब का फार्मूला जनरली होता है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। हालांकि अगर 1/2 फैक्टर पढ़ा होता तो यहाँ पर आई से भी मल्टीप्लाई करते, बट हम लोग मान ले रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, अदरवाइज एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस अलग बनता है, याद रखिएगा। तो 1/2 कट गया है, इसलिए उसके बारे में नहीं चर्चा किया जा रहा है। सी है सांद्रता, मतलब एक तरह की मोलरता है। तो मोलरता बराबर क्या होता है बताइए, सी है एक प्रकार की मोलरता, मान लीजिए सी है एक प्रकार की मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन, किसमें सर, लीटर में, ओके, इंटू आरटी। अब आप कहेंगे ओ इसमें मोल भी नहीं दिया है, मोल भी नहीं दिया, कैसे निकालें, तो तोड़ो ना, 3% का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी सिखाया था। तो इसको तोड़ेंगे तो पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार इंटू आयतन इंटू आर इंटू टी कर दीजिएगा। 100% इसमें डाटा बनेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आ रहा है 100% सही आंसर आएगा आपका, देख लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, सारा डाटा फिट करना है। तो देखिए 3% दिया है ना, 3% का मतलब क्या हुआ कि W/V है भैया, 100 ml का विलयन है तो उसमें 3 ग्राम यूरिया होगा। 3% का मतलब पहले लिख दे रहा हूं यहां पर, 3% W/V, इसका अर्थ यह है कि 100 ml के विलयन में 3 ग्राम यूरिया घुला है। इसका मतलब ये हुआ 100 ml के विलयन में 3 ग्राम, तो आयतन भी मिल गया आपको, W भी मिल गया, तो एकदम आराम से निकल जाएगा। यूरिया का अणु भार आप जानते हैं 60 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो W बराबर कितना है, 3 ग्राम, मास कितना है 60 ले लीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट, और ये आयतन कितना है सर 100 ml है। तो 100 ml तो आपने बोला था कि ये तो लीटर में होता है, ये तो ml है, तो लीटर पे ml में बदलने के लिए कितना क्या करना होगा, 100 से 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड, मतलब 0.1। तो यहां पर लिख देना 0.1 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी ये दे रखी है 0.0821 इंटू 30, टी का वैल्यू कहीं निकालो ये 30। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा पेपर में, चाहे जैसे मन करे तैसे। अरे इसका मल्टीप्लाई, इसमें ये इजी कैलकुलेशन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो इजी कैलकुलेशन इजी रहेगा। नहीं क्या इतना मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करे, इतना नहीं कर रहा है तो इंटर में काहे पढ़ रहा है, तो इतना तो करने आना चाहिए। आप इसको 10 से 0 किसी भी तरह से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.42 वायुमंडलीय, 12.42 वायुमंडलीय, ये आएगा आपका परासरण दाब, मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर। दिस इज टू सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए या आ रहा है तो आगे बढ़िए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। ओ अच्छा सवाल, मतलब इस लेवल का सवाल बोर्ड ने पूछा है, बहुत बार इस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। और इसमें बेसिकली अणुभार निकालने के लिए या क्वथनांक का उन्नयन, या कभी कभी क्वथनांक पूछ देता है।
तो मैं पहला बेसिक क्वेश्चन उठाया हूं। अब समझ सकते हैं कि धीरे धीरे लेवल हम लोग का इंक्रीज कर रहा है। धीरे धीरे जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं या उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बस डिजिट बदला रहेगा और कुछ नहीं। देख लीजिएगा क्वेश्चंस आपके यहीं से आए रहेंगे, डिजिट बदला रहेगा। यहाँ पर 1.3 की जगह 1.5 की जगह 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वो ऐसा डिजिट दिया रहेगा कि सब कट पिट जाए, अच्छा आंसर आए आपका। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वथनांक का उन्नयन वाला अगर फार्मूला, अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर पता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने क्वथनांक के उन्नयन का एक फार्मूला आपको बताया गया होगा कि जो डेल्टा टी बी होता है वो होता है 100 इंटू के बी इंटू छोटा डब्लू अपान छोटा एम गुणे बड़ा डब्लू। ये मैं छोटा डब्लू छोटा एम ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। छोटा छोटा जो रहेगा वो विलेय है, समझ जाइए। डब्लू का मतलब विलेय का दिया गया भार और ये विलेय का अणु भार, और बड़ा बड़ा का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब विलायक, तो विलायक का भार। याद रखिए, दिस इज टू सिंपल, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना मोललता के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। डेल्टा टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, तो उसके रिस्पेक्ट में जब आप कैलकुलेट करेंगे आगे इसको उसका एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। अगर डायरेक्ट मोललता दे दिया होता केवी की वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे उस टाइप क्वेश्चन। पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। जो जो दिया है उसको अच्छे से पहले ऊपर लिख लीजिएगा। कैसे क्या क्या दिया है सर? 1.5 ग्राम यूरिया दिया है। यूरिया का क्वांटिटी कम है, मतलब यही विलेय है, तो विलेय मतलब छोटा डब्ल्यू के दे दिया वैल्यू 1.5 ग्राम। ओके ओके। फिर 50 ग्राम जल में, ओ जल की मात्रा ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो बड़का है ना, बड़का बड़का तो ये कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हो गया 50 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये विलायक का भार है, विलायक का मात्रा है, मान लीजिए। और इसके बाद और क्या पूछ रहा है सर? और जल है ना, तो जल का तो अणु भार दुनिया को पता है भैया, H2O का 18 होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ओके डन। सर हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद केबी की वैल्यू तो दी ही है, सारा वैल्यू तो दे ही दिया है। तो पूछा क्या है? अरे भाई पूछा है डेल्टा टी की वैल्यू। डेल्टा टी चलो निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, यही तो करना है। और इस क्वेश्चन में दम ही कहाँ है एक्चुअली में? अगर आप सारे फार्मूले अगर याद कर ले रहे हैं और आपको ये फील हो जा रहा है कि क्वेश्चंस में क्या दिया है, तो बोर्ड तो वहीं से बन जाएगा। कंपटीशन के लिए थोड़ा दिमाग लगाना होता है आपको। बोर्ड का फिलहाल में बोर्ड लेवल का चल रहा है, तो बोर्ड में अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जी हम नहीं रखेंगे तो टॉप थोड़ी करिएगा। तो 1000 गुणे केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 1.5 है। ओके डन। small m H2O, mass of H2O, this is 18 and this is the mass of solvent, this is 50. oh wow, 10 से 10 ये कट गया। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा 20 टाइम। पेपर में ज्यादा कुट काट ये सब मत करिएगा, ये सब कट पीस ज्यादा नहीं करना है। जो भी करना है आपको रफ वर्क पे करना है, जो भी, क्योंकि ऐसे करने से कंफ्यूजन बढ़ जाती है, टीचर कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इसको बाकायदे से रफ पर कर लीजिएगा सॉल्व। रफ पर करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है ना थोड़ा से इंक्रीज कर जाएगी। अगर वही इसी क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि उसका क्वथनांक बताइए, तो जल का क्वथनांक कितना होता है भैया? हम जानते हैं जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये माना गया है। तो 100 में इसको थोड़ा से जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा क्वथनांक। मतलब अगर क्वथनांक पूछा होता तब, ऐसे क्वथनांक में उन्नयन पूछा कि क्वथनांक कितना बढ़ जाएगा। जब भी हम कोई इंप्योरिटी मिलाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है ना, जैसे ऐसे जल है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगेगा, और अगर उसमें कोई इंप्योरिटी मिला देंगे तो थोड़ा से 100 से थोड़ा से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। तो टेम्परेचर का बढ़ना ही कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। जी हमको आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो अच्छी बात है। तो जल का क्वथनांक आपका हो गया। अगर हमको क्वथनांक निकालना हो तो शुद्ध जल का ये होता ही है क्वथनांक, शुद्ध जल का होता है। और यहां पर अब विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा? तो विलयन का क्वथनांक जनरली उसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वथनांक 100 में जितना आया है डिग्री सेल्सियस 0.25, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 100.26
डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और इसी तरह के क्वेश्चंस को जिसमें जो और एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है अब उसको हम लोग देखने वाले हैं, बट दिस इज गुड क्वेश्चन, सो नोट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट दिया है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। मतलब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो तय है कि क्वथनांक में वृद्धि होगी ही होगी। ओके डन। यदि बेंजीन के लिए केबी की वैल्यू उतना दिया है तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा लेवल का, बोर्ड के लिए बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। ये आप चाहे अनसॉल्व उठा के देख भी सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 100% इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी देखिए मैं आपको क्वथनांक वाला क्वेश्चन करा रहा हूं तो जैसे क्वथनांक कराया जा रहा है वैसे ही हिमांक का भी क्वेश्चन बनता है। बस अंतर यह है कि वहां पर क्वथनांक का उन्नयन दिया रहेगा, वहां पर हिमांक का, यहाँ पर वहां पे हिमांक का अवनमन दिया रहेगा, और यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन दिया है, वहां पे हिमांक का अवनमन दिया रहेगा। थोड़ा सा अंतर है, वहां पर के बी की जगह के एफ हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चंस लगाने का भी तरीका सेम है। तो इस टाइप के अगर 2-4 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो वो दोनों क्वेश्चंस आपका तैयार हो जा रहा है। फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन परासरण दाब का कर लीजिए, वन ठाप को फिलहाल में छोड़े रहिए, परासरण दाब का कर लीजिए। फिर एक आध दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप मोलरता, मोल प्रभास, नॉर्मलता, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए। 100% आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और 100% मार्क्स मिल जाएंगे, गारंटी है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक अवाष्पशील पदार्थ के, अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अच्छे से लगाने का तरीका यही है, दिया है या ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है वैसे लिखना है। तो सबसे पहले एक अवाष्पशील पदार्थ के इतना ग्राम, तो छोटा डब्लू हो गया ना, इतना ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में घोला जा रहा है तो 100 ग्राम तो ज्यादा है। दिस इज द सॉल्वेंट, तो ये है बिले, बिले मतलब सॉल्यूट हो गया। तो स्मॉल डब्लू ले लो, स्मॉल डब्लू ये हो गया 2.5 ग्राम। फिर उसके बाद वो हो गया कैपिटल डब्लू, ये हो गया 100 ग्राम। ओके 100 ग्राम। फिर और क्या दिया है सर, 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ओके ओके ओके, मतलब ये डेल्टा टी बी दिया है ना, यस, क्योंकि ये क्वथनांक का है, बॉइलिंग वाला है, तो डेल्टा टी बी 0.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, और केबी की वैल्यू तो दिया ही है सर, केबी इज इक्वल टू 2.67। तो मॉलिक्यूल, अरे सर ये तो हम निकाल लेंगे अब, क्योंकि इतना जब पता हो गया भैया तो इसके बाद तो आपको फार्मूला ही लगाना है। फार्मूला लगा के मैथमेटिक्स ही तो सॉल्व करना है। अब आपको ये नहीं आ रहा है तो क्लास 8 नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है, क्लास 8 नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 में ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 8 आ रहा है कि नहीं। हमें तो आ रहा है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू के बी स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। याद कर लीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से लोग बताए रहेंगे, W1 W2 भी मान के बताए रहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अपने हिसाब से ऐसा सेट करना ताकि एग्जाम में ज्यादा दिन तक टिके, मतलब एग्जाम तक टिक जाए, ज्यादा दिन तक टिके, चाहे ना कम से कम एग्जाम तक टिक जाए। सर ज्यादा दिन तक टिक जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, कंपटीशन निकल जाएगा। तो केबी की वैल्यू बोलिए, केबी की वैल्यू है 2.6, स्मॉल डब्ल्यू है 2.5, होल अपन स्मॉल एम निकालना है सर। ओ डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम, तो एकदम इजी है। डेल्टा टी की वैल्यू है 0.4। तो बस आपको क्या करना है, इस यम को यहां पर करना है, इस यम को, जिसकी भी वैल्यू, देखिए क्वेश्चंस में क्या करता है ना, इस टाइप क्वेश्चंस में इधर उधर का पूछ देगा, कभी यम पूछ देगा, कभी डब्ल्यू पूछ देगा, कभी स्मॉल डब्ल्यू, कभी केबी पूछ देगा। तो इधर उधर का पूछ रहा है तो पूछने दीजिए ना, कम से कम कुछ दे के ना पूछ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि 2-2, 3-3 क्वांटिटी को मिस कर दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा दे रहा है और एक ठे छोड़ रहा है। अगर सारा दे दे तो पूछेगा भाई, है तो कुछ ना कुछ एक आध तो नहीं देना चाहिए ना। तो एक नहीं देगा तो आपको सोचना होगा, जिसको फाइंड करना उसको एक तरफ कर लेना, बाकी सबको एक तरफ कर लेना। तो यम को मैं यहां ला सकता हूं, इसको यहां ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स अलाउ करती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो यम को यहां लाया, इसको यहां लाया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 100 से कट गया तो ऊपर हो गया 10, और 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज 25 इंटू 2.67 होल अपॉन 0.4। अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसमें डिवाइड कर लीजिएगा। जी डिवाइड करने नहीं आता है 10.4 का, तो 10 से 100 से या मल्टीप्लाई अनुसार में करके किसी तरह से कर लेना,
आ जाएगा आंसर 166.8। जी आपके कुल याद है, हाँ कुछ याद नहीं है, याद नहीं है भाई, मैं आंसर बगलिया में लिख ले रहा हूँ ना, मैं अपनी सच्चाई खुद बता देता हूँ, आंसर बगल में लिख रहा हूँ, मैं क्यों करूँ इसका मल्टीप्लाई डिवाइड, मुझे तो आ रहा है ना, आपको सोचना है ना, आपको करना है ना, मैं करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा होगा, बात करने से बढ़िया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नोट डाउन जी, कुल चीज नहीं बताना चाहिए, आप कुल बता ही देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, या इस टाइप का, कभी कभी पराशरण दाब पूछ देगा, कभी कभी सम पराशरी पूछ सकता है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसको कैसे करेंगे, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम का फेवरेट होता है और आप देखे भी होंगे, आया भी होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें से पूछा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी है, मतलब किन दोनों का पराशरण दाब समान है, पाई 1 बराबर पाई 2 किसका इक्वल होगा। तो 0.1 m NaCl है, 0.1 m Na2SO4 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करें। आप एक चीज देखिएगा, पहले क्या इनकी मोलरता समान है, पहले ये देख लीजिएगा क्या इनकी मोलरता समान है। अगर इनकी मोलरता समान है, अगर इनकी मोलरता समान है तो फिर आपको दूसरा चीज चेक करना है। अगर इनकी मोलरता समान है तो हर जगह 0.1 ही था, मैं गलत लिख दिया था। तो अगर इनकी मोलरता समान है तो आपको थोड़ा से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में यहाँ पर 1/2 फैक्टर को लगाना होगा। तो 1/2 फैक्टर यहाँ पर बेसिकली मैं तो बताया नहीं हूँ कि 1/2 फैक्टर क्या होता है, पता ना आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, बट अगर नहीं सीखा है तो मैं थोड़ा से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा से, और वो भी 100% डिसोसिएशन वाला, अल्फा वाला नहीं तो वियोजन की मात्रा वो तो अलग ही पैटर्न हो जाएगा। तो मैं आपको छोटा से बता रहा हूं, अगर 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो 1/2 फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए NaCl है ना, आप आराम से, आपको ब्रेक करने आना चाहिए, इसको ब्रेक करिए, इसको आप ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, Na+ और Cl-, ऐसे ही तो ब्रेक करेंगे, मतलब दो पार्ट में इसको तोड़ें। जैसे इसका अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब यहां से 1/2 फैक्टर I बराबर होता है वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या। वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 1 1 2 हो गए। अब वियोजन से पहले कितने थे भैया, 1 थे, तो वियोजन के पहले कितने हो गए, 1 हो गए। तो वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या बटे वियोजन के पहले अणुओं की कुल संख्या का अनुपात ही होता है एक तरह से 1/2 फैक्टर। वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या तथा वियोजन से पहले अणुओं की कुल संख्या का अनुपात होता है क्या, 1/2 फैक्टर जनरली। वैसे तो और भी बहुत सारे डिफिनेशंस होते हैं, बट थोड़ा सा मैं समझाने का अप्रोच कर रहा हूं, आपको प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा तो इस तरह से यहां पर देखिए सबकी मोलरता समान है, सबकी मोलरता समान है, तो हम किससे कंपेयर करें, हमको समपराशरी ढूंढना है कि समपराशरी विलयन कौन सा होगा, वह विलयन जिसका पराशरण दाब, वह विलयन जिसका पराशरण दाब क्या हो, समान होना चाहिए। एक सेकंड क्वेश्चंस को मैं मिला लूं। 0.1 m यूरिया, हाँ दोनों में, ठीक है यूरिया दोनों में दिया है 0.1 m और 0.2 0.2 दिया है यहाँ पे 0.2 m MgCl2। ओके डन। तो अब आपको क्या करना है, मैं अंसाल रखा हूँ, अंसाल में ये क्वेश्चन दिया है, आया भी है, आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एरर होगा तो जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। तो NaCl और यहाँ इन दोनों की मोलरता तो सेम है, ठीक है, मोलरता सेम है, क्योंकि हम जानते हैं ना पराशरण दाब जो होता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। फिर उसके बाद CRT, ये तो दोनों कांस्टेंट ही है ना, तो इनको छोड़ो ना, पाई किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता पर, मतलब मोलरता पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो सर 1/2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फार्मूला जो होता है एग्जैक्टली जो फार्मूला होता है पाई = CRT × I होता है, I से 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्यों करते हैं वो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल में, कंसंट्रेशन जब सबका समान है, सबकी सांद्रता यहाँ पर लगभग समान है, कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों से इससे ही करेंगे ना। तो अगर सांद्रता समान है तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, फिर हम 1/2 फैक्टर के भेजे जाएंगे। तो NaCl का भी बताया था 1/2 फैक्टर I की वैल्यू 2 आएगी। Na2SO4 तो हमको नहीं पता था, निकाल लेंगे धीरे से। Na2SO4 = इसको तोड़िए तो भैया 2 ठे सोडियम है तो 2 ठे सोडियम मिल गया, SO4 1 ठे मिल गया। तो अब दो यहाँ पर कितने वियोजन के बाद अणु कितने हो गए, 2 1 3 अणु हो गए। अब वियोजन से पहले कितने थे, 1। वाओ सर इसका 2 है तो इसका 3 है, तो ये तो ज्यादा हो गया। समपराशरी का मतलब कि बराबर होना चाहिए,
तो ये तो ज्यादा हो गया, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये तो अलग अलग हो गया, ये समपराशरी नहीं है। सो दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। अब चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप ऐसे ब्रेक करके देख लीजिएगा इन दोनों की क्या मोलरता समान है। यस, मोलरता समान है, तो वन हाफ फैक्टर के घर चलिए। यूरिया का वन हाफ फैक्टर हमेशा 1 होगा, क्योंकि यूरिया डिसोसिएट ही नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं। यूरिया अगर घुल जाएगी ना तो यूरिया ही रहेगी। तो कोई भी कार्बनिक विलायक अगर दिया हो तो उसका वन हाफ फैक्टर जनरली 1 मानिएगा। तो यहाँ पर यूरिया का 1 हो गया, NaCl टूट के 2 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, इसका फिर ज्यादा हो गया, ये बराबर नहीं है, तो इसको भी हम लोग समपराशरी नहीं कहेंगे। यहाँ पर 0.1 यूरिया और 0.2 MgCl2 है, या अगर 0.1 भी दिया रहता ना, यहाँ पर 0.1 भी दिया रहता ना, तो भी ये बराबर नहीं होता, क्योंकि इसका वन हाफ फैक्टर ज्यादा है। MgCl2 का आप निकाल के देख लीजिए, अगर 0.1 दिया रहता तो मैं बताता, वैसे 2 लिखा है, अब पता नहीं गलत है कि सही है, उसी में मैं कंफ्यूज हो गया था। तो MgCl2 अगर है तो इसको आप ब्रेक करिएगा, तो Mg के ऊपर प्लस प्लस मिलेगा और Cl के ऊपर माइनस मिलेगा। और कितने Cl है, 2 Cl है, तो 2 Cl कर लिया। तो इसके बाद अब देखो वियोजन के बाद कितने अणु हो गए, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2, और वियोजन से पहले कितने अणु की संख्या है, 1। तो 2/1 मतलब वन हाफ फैक्टर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वन हाफ फैक्टर A है, तो ये जीत जा रहा है, ये हार जा रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। तो सर लास्ट वाला ही ना होगा, जब ऐसे कर रहे हैं सभी को गलत ऐसे कर दिया, तो लास्ट वाला होगा। तो क्यों होगा, रीजन के साथ मैं बता रहा हूँ ना, इसकी मोलरता समान है। देखिए 0.1। अब आइए इसको ब्रेक करते हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम नाइट्रेट है, तो इसको आप ब्रेक करिएगा, तो Ca के ऊपर प्लस प्लस मिल जाएगा और NO3 के ऊपर माइनस मिलेगा, और ये 2 है तो 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3/1। तो यहाँ पर वन हाफ फैक्टर का मान 3 आया है। आइए इसको निकाल के देख लेते हैं कि वन हाफ फैक्टर इसका कितना आता है। Na2SO4 है, तो Na2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो सोडियम प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस मिलेगा। जी इतना जल्दी जल्दी कैसे करें, क्योंकि एसिडिक बेसिक रेडिकल आ रहा है तो जल्दी जल्दी करेंगे ना, आपका टाइम काहे लॉस करें, एग्जाम टाइम चल रहा है ना, तो जल्दी जल्दी बताएंगे ही ना। आप आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रजाई में लुका के देखिएगा। तो 2 क्या कर दिए सर, हर बार नहीं जगा रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई वाला जी नहीं, हम तो कुछ और देखा जौन मन तौन देखा। तो 2 मोल सोडियम और ये हो गया, तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, 3। ओ यही करना था, यहाँ पर भी देखिए 2 और 1 3 हो गए ना, यहाँ पर 2 सोडियम है ना, तो कुल वियोजन के अणु कितने हो गए, 2 2 1 3, तो 3, और उससे पहले कितने थे, वियोजन से पहले कितने थे, 1। तो दोनों का मोलरता समान है, दोनों का वन हाफ फैक्टर समान है, तो ये हो गया समपराशरी। जी अगर कह देगा कि किसका परासरण दाब अधिक होगा तब, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा किसका परासरण दाब अधिक देगा, तो एक कंडीशन दिया रहेगा, तो जिसका वन हाफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका कर लीजिएगा। जी कभी कभी परसेंटेज वाला भी सवाल देता है, यस परसेंटेज वाला सवाल देता है, तो कैसे लगाएंगे अभी बता रहा हूं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा है, देख लीजिएगा। इस लेवल क्वेश्चन तो मैं आपको करा दिया, मैं बस करना ये चाहता हूँ कि इस लेवल क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा, अदरवाइज पछताने लगेंगे। तो 17.1 ग्राम सुक्रोस और एक होता है फ्रक्टोस, है ना, ग्लूकोज की तरह ही होता है। तो ये एक तरह का शर्करा है, ग्लूकोज तो C6H12O6 होता है ना, ये इसका C12H22O11 वो को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन। देखिए पिछला हम लोग क्वेश्चन क्वथनांक का सीख रहे थे, अब ये हिमांक का क्वेश्चन आ गया कि हिमांक में अवनमन दे दिया इतना, तो जल का मोलन अवनमन स्थिरांक, मतलब उसको हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं, KF का मान क्या होगा। तो दोनों पर क्वेश्चन आप बनाइएगा, दिया रहेगा डाटा, अगर अणु भार नहीं दिया है तो फार्मूला अगर आपके पास है तो अणु भार निकाल लीजिएगा और थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कराएगा बोर्ड आपसे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कराएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सेट करेंगे आ जाएगा। और जी हम तो इसी में फंस जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फंसिए मत। और वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप इंटरमीडिएट में आ रहे हैं तो टीचर मान रहा है कि आपको सारा मल्टीप्लाई डिवाइड डेसिमल का पॉइंट और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर नंबर कैसा। तो 71 ग्राम ग्लूकोज को, अब जो दिया है उसको पहले मैं लिख रहा हूँ क्या क्या ज्ञात है, देखिएगा क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है 17.1 ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम जल में, तो इसमें कम ये है ना, तो छोटा W 17.1 ग्राम, बड़ा W 100 ग्राम। फिर उसके बाद घोलने पर अब देखिए ग्लूकोज है, अणु भार दे दिया, वाओ अणु भार दे दिया, नहीं तो निकाल लेते, बहुत बड़ी चीज नहीं है, 342 ग्राम पर मोल। ओके, इसमें घोलने पर हिमांक में कितना कमी, डेल्टा T
बी नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी एफ लिखेगा। बॉइलिंग जब करना होगा तो बी करना, फ्रीजिंग जब करना होगा तो एफ करना। यह है 0.93 डिग्री सेल्सियस। किसी में भी दे सकता है, केल्विन में दे सकता है, तो आपको केल्विन में सेल्सियस में रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि पता है। तो अब ये सब पता ही है। अब आपसे पूछा क्या है, के एफ इज इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे ना कि ये चीज दिया, ये चीज दिया, ये चीज दिया है, तो आपके दिमाग में अपने आप फ्लो हो जाएगा, अरे हाँ इसके टर्म में तो हमको ये फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा टी फ्रीजिंग इज इक्वल टू के एफ, 1000 कर लेते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाई के एफ इंटू छोटा डब्लू बड़ा डब्लू। बस इसमें डाटा पुट करिए, आंसर ले लीजिए। डाटा पुट करिए, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 0.93 इज इक्वल टू 100 नहीं 1000 के एफ तो फाइंड ही करना है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 17.1 ग्राम होल अपान स्मॉल एम की वैल्यू क्या है? 342 मल्टीप्लाई स्मॉल एम की वैल्यू यदि दिया है कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम, तो 2 0 ये तो कट जाएगा। फिर हमको के एफ चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान के ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये 2 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो ये हो जाएगा। देखिए 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 171 हो जाएगा। 171 के एफ बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा, मैं नहीं करने वाला, 342 और मल्टीप्लाई बाई 0.93। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 342 मल्टीप्लाई बाई 0.93 डिवाइडेड 171, तो लास्ट में देख लीजिएगा के एफ इज इक्वल टू जरूर आ जाएगा 1.86 आएगा केल्विन केजी प्रति मोल। ये आंसर बना दीजिएगा एकदम 100। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन का हमें अध्ययन जरूर करना है, प्लस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके लेवल का अपने माइंड में एक मेंटालिटी सेट कर लीजिए कि हाँ सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, तो कर लेंगे। पहले से ही हार मान जाएगा कि नहीं क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर कहां से, पहले से आप डिमोटिवेट हो चुके हैं ना, तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये कंठस्थ कर लेना कि फार्मूला क्या है, क्या क्या दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। सर समझाइए मत, हमें पता है। यस आप समझदार हैं। चलिए लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इसको देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। आपको आपके पास दिया है कि 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl, 1% CaCl2। तो इसमें जनरली लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मोलारिटी नहीं दिया है, मोलरता नहीं दिया है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं दिया है, ये 1% के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में दिया है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कुछ लोग क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को मैं देखा हूँ तो बहुत सारे लोग पूरे यूट्यूब पर इसमें से ये वाला आंसर दिए 1% CaCl2, और उसका रीजन दिए हैं कि इसका तो NaCl का क्वांटम फैक्टर, क्योंकि ये परसेंटेज समान है तो मान लिया है कि सबका मोलारिटी सेम होगा, तो मोलारिटी सेम होगा तो क्वांटम फैक्टर यहाँ पर I = 2 हो रहा है, यहाँ पर I = 3 हो रहा है, ये जीत रहा है तो इसको सॉल्व कर दिया। बट ये मुझे इस बात से बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है कि ये सही है, मुझे ये रॉन्ग लग रहा है। आप अपने टीचर से अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके बताता हूँ आपको। देखिएगा ध्यान से, आज का एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे जो क्वथनांक जो होता है ना, जो डेल्टा टी होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपके सर सिखाए होंगे कि मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो, मोलालिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, वो भी किसमें होता है? केजी में, विलायक का भार केजी में। तो नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल है, मतलब ये डेल्टा टी जो है नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल है। और वांट ऑफ फैक्टर को लेंगे तो आई से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम न निकाल के केवल नंबर ऑफ मोल अगर हमको पता चल जाए तो काम हमारा बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल से ही काम हमारा बन जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर होता तो CRT, उसमें कंसंट्रेशन निकालना होता, मोलरता निकालना होता, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से काम चल जाएगा। तो 1% ग्लूकोज मतलब सबका नंबर ऑफ मोल्स क्या समान है? परसेंटेज दिया तो सबका नंबर ऑफ मोल समान है, ये आपने कैसे मान लिया भाई कि सबका नंबर ऑफ मोल समान है? तो जिसका क्वांटम फैक्टर ज्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। इस बात को लेकर बड़ा यूट्यूब पर डिस्टरबेंस है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, सभी लोग यही आंसर किए हैं।
बट मुझे इस बात का हजम नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता कि यही आंसर सही है। मैं गूगल करके भी देख लिया हूँ तो भी यही सब जवाब दिया है। अब मैं गलत हूँ कि वो गलत है, अब तो आप डिस्कस करेंगे, टीचर से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये आंसर ना हो कि ये वाला आंसर होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं विथ रीजन बता रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पर 1 mm लिखा होता या 0.1 mm लिखा होता तो आपका हमेशा आंसर यही सही होता, क्योंकि 1/2 फैक्टर इसका ज्यादा है। तो ऐसा जब नहीं है तो मैं मान ले रहा हूं, देखिए 1% का मैं मतलब बताया था कि अगर हमारे पास 100 ml का सोल्यूशन है तो उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज है, 1 ग्राम सुक्रोज है, तो 1-1 ग्राम तो सब में है ना। मतलब हमको डेल्टा टी देखना है, तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल रहे हैं, पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार, और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू मल्टीप्लाई बाय आई, 1/2 फैक्टर से चलिए सबका इसी से निकालते हैं। तो अगर मैं इस वाले पर लगाऊंगा तो 1% का मतलब कि डेल्टा टी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, प्रोपोर्शनल है, तो 1% का मतलब कि 1 ग्राम हो गया। और इसका ग्लूकोज का अणु भार आप जानते हैं 160, 180, 180 ग्राम होता है। अब इसका आयतन तो नहीं पता है, आप बोलेंगे कि आयतन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 100 से अगर हम चाहें तो 100 ml मान के भी कर सकते हैं, लेकिन सब में 100 रहेगा तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल आप निकाल लिया ऐसे 1/180 पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार, 1/2 फैक्टर इसका, ये एक कार्बनिक यौगिक है तो 1/2 फैक्टर 1 हो गया। तो चलिए ये इसका हो गया। अगर इसका इसी तरह से करेंगे, सुक्रोज का निकालेंगे तो 1 बटे इसका हो जाएगा 343, और ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है तो इसका भी, ये भी एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता है तो 1/2 फैक्टर इसका 1 हो गया। तो देखिएगा अब इन दोनों में कंपैरिजन करिएगा, अगर मैं इसका निकालूं तो भाई इसका भी 1% है तो 1 ही ग्राम होगा, 1 ग्राम, और NaCl का आप टोटल वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है। और इसका जब 1/2 फैक्टर निकालेंगे तो 1/2 फैक्टर Na प्लस Cl माइनस 2 अणु होंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। मतलब इसको अप्रोक्सीमेट ब्रेक किया तो ये हो गया 1/29, इसको 60 अगर मान ले तो 1/30 भी लिख सकते हैं, चलिए 29 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको अगर मैं इसके तरह से ब्रेक करूं तो CaCl2, Ca का कितना होता है 40 और Cl का 35.5, मतलब 70, 40, 110, तो 1/110 1/110 मल्टीप्लाई बाई, अब इसका 1/2 फैक्टर निकालेंगे तो Ca 1 प्लस देगा, Cl 2 माइनस देगा, मतलब +2, मतलब वियोजन के बाद अणुओं की संख्या 2 1 3 हो जा रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। तो अगर आप देखें तो कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है बताइए। तो दिस इज द क्लोजली मैटर, ये बहुत क्लोजली मैटर है, और पता न क्यों ऐसे कोई डिस्कस ही नहीं किया है, ऐसे कोई बताया ही नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। डायरेक्ट ही सभी लोग 1/2 फैक्टर से इसी को सॉल्व सही कर दिए। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आप देख रहे हैं तो सही, बट मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं, ये आंसर हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिल रही है, इसको मिल रही है 1/29। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना 1/3, मतलब 35 36 तक जा रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ओवरऑल आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही ग्रेटर आ रहा है। तो जब ये ग्रेटर आ रहा है तो इसी का ना क्वथनांक ज्यादा होना चाहिए, तो इसका क्यों दिया गया है। अदर बुक में मैं देखा हूं कुछ बुक्स में भी यही वाला आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा या खोज लीजिएगा, या अगर बाय डिफॉल्ट पेपर में आ जाए तो अगर भरोसा है मेरे पर तो यही मार देना 1% NaCl, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सही हो सकता है, कब सही हो सकता है, जब हर जगह 1 mm रहे, मतलब मोलारिटी सबका समान रहता, नंबर ऑफ मोल्स समान रहता, तब न कह सकते हैं आप। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, हमने वॉल्यूम सेम ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, तो 1/2 फैक्टर से ही सारा कुछ कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसी का क्वथनांक ज्यादा होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से, अदर यूट्यूबर के हिसाब से ये सही है। तो आप जिस पर भरोसा करते हैं कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जो सच्चाई था मैं बता दिया। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो समझ सकते हैं। थैंक यू।